नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। अब अपराध करने वाले, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, चाहे कोई भी बड़े नेता हो, अब वो भी सुरक्षित नहीं है। उनकी भी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बिल पेश किया है और उस बिल में क्या क्या है, और वो उन्होंने 3 बिल ऐसे पास किए हैं, ऐसे 3 बिल पेश किए हैं, और उस बिल में क्या क्या है और क्या जैसा बिल दिख रहा है वो वैसा ही होने वाला है या उसकी मंशा कुछ और है। आज मुद्दा यही होगा, चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। आज जो बिल गृह मंत्री ने पेश किया है उसको लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, जबरदस्त हंगामा देखा गया और विरोध ऐसा था कि बिल की कॉपी फाड़कर उनके ऊपर फेंक दी गई। क्या है वो बिल और क्यों है इतना हंगामा, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। जहाँ पहले तो ये उत्तेजना जो थी खास तौर पर देखी जा रही थी जो संसद के भीतर लोकसभा में, वो बताना ज़रूरी है कि आज गृह मंत्री जब ये 3 बिल लेकर के आए तो इन तीनों बिल को पेश करने में अमूमन होता है कि उनका जो चेयर है, उनकी जो कुर्सी है, स्थान है लोकसभा के भीतर, वो सबसे अगली पंक्ति में है, प्रधानमंत्री के बगल में है। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा था कि बहुत ही हंगामा होने वाला है, क्योंकि ऐसे बिल लेकर के आ रहा हूँ मैं, तो वो 4 रो पीछे बैठे आकर के, 4 रो पीछे। अमूमन वहां पर बैठते हैं जो पहली बार दूसरी बार के सांसद हैं वो बैठते हैं, जो मंत्रीगण हैं वो आगे बैठते हैं। तो ऐसा लगा जैसे कि किसी तैयारी के साथ वो आए हैं। और उसके अलावा जो दिख रहा था, कम से कम 10 या 12 जो मार्शल होते हैं जो सिक्योरिटी अंदर प्रोवाइड करते हैं। अंदर तो कोई पुलिस या पैरामिलिट्री ऐसे होते नहीं हैं। हाँ, जो सीआईएसएफ वाले होते हैं या दूसरे पैरामिलिट्री होते हैं उन्हीं को मार्शल बना दिया जाता है और वो दूसरे ड्रेस में अपने होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने मार्शल्स भी घेर लिए, जो अमूमन आमतौर पर वो सदन के भीतर जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो बहुत किनारे खड़े रहते हैं, लेकिन वो भी मैंने देखा कि वहाँ पर थे। और इसके अलावा जो थोड़े मजबूत कदकाठी के सांसद हैं सत्ता पक्ष के, वो भी मैंने देखा कि चाहे वो किरण रिजिजू हों या रवनीत सिंह बिट्टू हों, ये तमाम लोग वो अगल बगल गृह मंत्री के थे। और वो सब ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी तैयारी है। मतलब पहले ही उन्हें अंदाजा था कि इसको लेकर बवाल होने वाला है। और आज के अखबारों में कहीं ना कहीं वो खबरें आने लगी थी कि एक बिल आने वाला है और वो बिल ऐसा बिल होगा जिसमें कि कोई पीएम हो, सीएम हो, मंत्री हो, अगर वो 30 दिनों के लिए हिरासत में है या फिर वो गिरफ्तार है और 30 दिनों की अवधि वो गिरफ्तारी में बीत जाती है उसकी, तो उसकी कुर्सी ऑटोमेटिकली चली जाती है। अभी तक जो बिल था, अभी तक जो कानून था, वो कानून ये था कि कोई एमपी एमएलए है अगर और उसे किसी अपराध में दोषी पाया जाता है और सज़ा दी जाती है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो उसकी सदस्यता चली जाती थी। अगर वो विधायक है तो विधायक नहीं रह जाता था, सीट खाली हो जाती थी। अगर वो सांसद है तो वो सांसद नहीं रह जाता था, सीट खाली हो जाती थी। लेकिन मंत्रियों के लिए हमारे देश में ऐसा कुछ कानून नहीं था। शायद संविधान निर्माताओं ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो जाहिर है कि ऐसी गड़बड़ी जो है वो अमूमन करेंगे नहीं, और अगर होगा तो फिर वो नैतिकता वाला एक प्रश्न आएगा, लोग बाग स्वतः छोड़ दिया करेंगे कि भाई हमारे ऊपर इतना बड़ा आक्षेप आ गया, अब तो मैं छोड़ करके ही जाऊंगा। हमारे देश में तो उदाहरण ऐसे है ना मुस्कान के, रेलवे एक्सीडेंट पर लोग अपना मंत्री पद छोड़ दिया करते थे। सबसे पहले ये कहा गया था, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया इस बात को लेकर के कि रेल के एक्सीडेंट्स हो गए थे। और हाल तक ये प्रथा थी, नीतीश कुमार तक ये प्रथा थी, लेकिन उसके बाद तो फिर अब मैंने इस बार देखा कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री थे, उनसे बड़ा डिमांड हुआ कि आप इस्तीफा दीजिए। जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है बालेश्वर में, उड़ीसा में इतने लोग मारे गए, उसके बाद तो और भी कई हो गए, लेकिन इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठा। या फिर इसके पहले भी बहुत आसानी से इस्तीफे तो कहाँ हुआ करते थे, खड़गे जी भी रेल मंत्री थे, लेकिन नैतिकता का प्रश्न तो चला गया। तो ऐसा लगता है कि ये कानून लेकर के आया गया क्योंकि अब राजनीति में नैतिकता का जो प्रश्न है वो है ही नहीं।
तो क्यों ना ऐसा कानून लाया जाए और राजनीतिक रूप से ऐसा कानून बनाया जाए जो जिन मानदंडों पर एमपी एमएलए को आकलन करता है, परखता है, उन्हीं मानदंडों पर वो अब मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को भी आकलन करे। अगर वो गड़बड़ करते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी कुर्सी चली जाए। क्योंकि कुछ उदाहरण सामने आए। सबसे ताज़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का था, जो गिरफ्तार होने के बाद जेल तो चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने जब छोड़ा तो उनकी पार्टी जैसे तैसे गड्ढम गड्ढ हो गई और वो चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ पर मुस्कान, प्रश्न यही आज इस बिल को पेश किए जाने के बाद चर्चा में आई कि आखिर ये जो अमित शाह इतना तैयारी करके आए थे, देश के गृह मंत्री हैं, दूसरे को सुरक्षा देते हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये मंशा जो है वो है ही नहीं, वो जो ऊपर से दिखाई पड़ती है। कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है, और दरअसल विपक्ष में जो सरकारें हैं उसे वोट से हरा देते हैं तो सही, और नहीं तो फिर उन्हें गिराने का इंतजाम कर लिया गया है। हम इस बात के लिए लड़ाई करेंगे, ऐसा विपक्ष कह रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिरकार क्या जल्दीबाजी थी कि मानसून सत्र कल खत्म हो रहा है और आप आज लेकर के इसको आ रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई थी जो आप इतनी हड़बड़ी में लेकर आए हैं कि आपने बिल की जो कॉपी पहले पेश करने के बांट दी जाती है सदस्यों को एक दिन पहले, 36 घंटे पहले, वो भी आपने नहीं दिया। आप बस सीधे बिल लेकर के आ गए, और बिल लेकर के आ गए और कहा आपने कि जो भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिनों के लिए अंदर जाएंगे उनकी कुर्सी ले ली जाएगी। तो ये तो बड़ा कमाल है। इसका मतलब ये है कि आप दरअसल कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अब विपक्ष यहाँ पे ये भी सवाल कर रहा है कि इसमें जुडिशरी की भूमिका क्या रह गई? अब 30 दिनों बाद अगर कुर्सी चली ही जाएगी, आपका पद आपसे छीन ही लिया जाएगा, आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तो इसमें जुडिशरी की भूमिका कहाँ रह गई? आप दोषी हैं या आप निर्दोष हैं, वो तो जुडिशरी तय करती है, लेकिन इसमें जुडिशरी की भूमिका कहाँ रह गई? अब देखिए, यही बात है कि हमारे देश में जो एक सेट पोजीशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ताकतें और जिम्मेदारियां 3 अंगों में विभक्त हैं। अब देखिए कि न्यायपालिका है, उसका काम है कि अगर कोई कानून तोड़ा गया है तो उसके लिए वो दंडित करे। जो कार्यपालिका है उस कानून को लागू करने की भूमिका निभाती है, और विधायिका जो है वो कानून बनाती है। यानी कि कानून बना, उसको लागू किया गया, और अगर लागू करने में कानून तोड़ा गया तो फिर जुडिशरी देखती है। जुडिशरी की ही भूमिका है कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसे दंडित करना है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि आपने पकड़ा, कोई अपराध के आरोप में आपने उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं दोषी हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, तो चलिए आप अदालत में साबित करिएगा। उनको अरेस्ट कर लिया आपने। 30 दिन, अगर मान लीजिए कि वो ऐसे अपराध हैं जिन्हें संज्ञेय अपराध कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे मान लीजिए कि हत्या है या भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, इस तरह के अगर अपराध हैं जिनमें सज़ा 5 साल से ज़्यादा की है, तो उन मामलों में बहुत आसानी से शुरुआत में बेल नहीं मिलती। मान लीजिए किसी के ऊपर हत्या का मामला आ जाता है कि आप साजिश में शामिल थे, हत्या की साजिश में, आप मंत्री हैं लेकिन आपने किसी की हत्या करवाई है, गिरफ्तारी हो गई, 30 दिन वो अंदर रहेंगे, क्योंकि बहुत आसानी से जेल मिलती नहीं है हत्या के मामले में, हम सब जानते हैं इस बात को। बाद में फर्ज करें आप कि 2 साल बाद ये मामला खत्म हो जाता है, और वो व्यक्ति जो हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कुर्सी चली गई थी, वो दोष मुक्त हो जाता है, उसकी एक्विटल हो जाती है। अमूमन 2 सालों में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए फर्ज करें आपकी ऐसा होता है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी सजाएं देता है। हमारे आपके सामान्य लोगों के केसेस से अलग, उनके लिए अलग कोर्ट बना दी गई है, एमपीएलए कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कि वो दोषमुक्त हो जाता है, तो वो तो अपने आप को बोलेगा राहत है, छूट गया मैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहेगा कि मेरी कुर्सी तो चली गई, बिल्कुल, तो मैं भले ही दोषमुक्त हो गया, दंडित भी हो गया। एक तो मान लीजिए कि अपने आप में जब यहाँ जो कानूनी मामले होते हैं वो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल चल जाते हैं, तो कहा जाता है कि डिले इन इटसेल्फ इज अ डिनायल ऑफ जस्टिस। बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा आप न्याय में देरी करते हैं तो वो न्याय एक तरह से छीनने की
तरीके का हो जाता है। अब यहाँ पर तो पहले ही दंड दे दिया गया कि आप 30 दिन पूरा होती आपकी कुर्सी चली गई। बाद में अगर आप एक्विटल हो भी गया, आप कन्विक्ट नहीं भी हुए, फिर भी आप 2 दंड पा चुके हैं। तो यहाँ दोष मुक्त होने में भी दंड पा रहे हैं आप। तो यही सवाल किया जा रहा है इस कानून के खिलाफ कि साहब ये कैसा कानून है, जुडिशरी सजा देता है या नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई आदमी एक केस आपके ऊपर फाइल कर दे और पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ है वो आपके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस बना दे जो बड़े गंभीर हैं, जिनमें 5 साल तक की सजा होती है, तो वो आपको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद फिर कहेंगे कि 30 दिन आप अंदर रह गए, अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए। तो यहाँ जुडिशरी तक पहुँचने के पहले ही ये तो आपने दंड देना शुरू कर दिया, तो जुडिशरी की क्या भूमिका रह गई? बिल्कुल यही बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जुडिशरी को अपना काम तो करने दो। हमारे यहाँ जो मूल नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो ये कहता है कि हम तब तक दोषी नहीं हैं जब तक कि हम गिल्टी प्रूवन नहीं हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें बेल अभी भी जल्दी नहीं मिलती है। पीएमएलए का मामला ले लेते हैं, उसमें बेल जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है कि कुर्सी तो चली गई, 30 दिनों के लिए आपको सजा, अगर आपको बोल दिया गया कि आप 30 दिन जेल में अगर आपने काट ली सजा तो आपकी कुर्सी चली गई, उसके बाद क्या? आपने बहुत ये माकूल सवाल उठाया। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगाता है, ईडी, तो उसमें ये होता है कि उसमें बेल के जो प्रोविजंस हैं वो बड़े डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया अंदर गए तो अंदर ही रह गए, और सत्येंद्र जैन वो अंदर गए अंदर ही रह गए। सत्येंद्र जैन से अभी हाल में वो केस भी वापस ले लिया गया क्योंकि उनके खिलाफ उतने सबूत इकट्ठा नहीं हुए। पर मुझे याद है जब वो अंदर गए उस वक्त तो किसी को पता था नहीं, वो तब भी मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल ने उनसे मंत्री पद नहीं लिया। वो अंदर चले गए, फिर वो 2-3 साल अंदर रहे, उसके बाद जाकर के उनको बेल हुई, 2-3 साल बाद बेल हुई, फिर अगले 2-3 साल के बाद अब हाल की बात है कि उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो तथ्यों के अभाव में कमज़ोर पाए गए। उनके ऊपर जो भी चार्जेस बनाए गए थे वो कैरी नहीं हो सकते हैं, उनके ऊपर अपराध साबित नहीं होता है। अब आप सोचिए कि आखिर में आकर के उनके ऊपर अपराध साबित नहीं हो रहा है, लेकिन शुरुआत में आपने उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार भी कर लिया, पीएमएलए के चार्जेस में किया, गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर अब नए प्रावधानों में इसमें क्या होगा, उनकी कुर्सी जाएगी तुरंत 30 दिनों के भीतर, और उसके बाद 3 साल 4 साल 2 साल तो बेल लेने में लग गए उनको, 2-2.5 साल, उसके बाद फिर वो दोषमुक्त अगर हो गए तो फिर तो ये बड़ा कमाल कि आप ऐसे ऐसे प्रावधान हैं हमारे यहाँ, SC/ST एक्ट है, महिलाओं वाला एक्ट है, इन सबों में बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें ख़ासतौर पर जो महिलाओं वाला एक्ट है उसमें तो ये हो जाता है कि अपने आप को निर्दोष साबित करना, ये जो एक्यूज्ड है ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। आरोप करने वालों को केवल आरोप लगाना पड़ता है, निर्दोष साबित करना अपने आप को, वो जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वो अपना संघर्ष करता रहेगा, 30 दिन बीत जाएगा। अब मान लीजिए मंत्री वगैरह पर तो बहुत आसानी से लगाए नहीं जा सकते, लेकिन लगाए जा सकते हैं, बहुत लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, बहुत से लोग राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके बहुत आसानी से उनको डिमोलिश किया जा सकता है। ये कहना है विपक्षी दलों का। सरकार का ये कहना है कि नैतिकता का जो प्रश्न है वो हमारी राजनीति का मूल आधार है। अगर राजनीति में नैतिकता नहीं है तो फिर क्या है? और अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं फिर भी आप अपने पद पर बने रहते हैं। मुझे वो वाकया याद है, और लोग आज इसको साइट कर रहे थे सरकार वाले कि लालू जी जेल चले गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, वो तो एक एग्जाम्पल था। लेकिन यहाँ तो केजरीवाल जी जेल चले गए और फिर भी बने रहे, बिल्कुल खुद ही अपने पद पर। सिसोदिया जी बहुत दिन तक अंदर रहे लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिया। हाँ, तो फिर ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, इसीलिए ज़रूरी है शुचिता। अब इन दोनों के दरमियान हकीकत देखिए ये है कि कोशिश सरकार शुचिता की बात की कर रही है, पर यह भी बात सच है कि बहुत से नेता जो सरकार के राज्यों में विरोधी दल और बड़े सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं, कहीं ना कहीं
मामलों में फंसे हुए हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये जो बिल है वो विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए लाया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी भी सरकार को कैसे गिरा सकते हैं, या तो चुनाव लड़कर, उससे आप चुनाव लड़िए, उनको हरा दीजिए। अगर नहीं चुनाव लड़ते हैं तो आज की तारीख में ये बात स्पष्ट देखी जा रही है कि नेता विशेष को फंसा दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ए राजा करके एक नेता हुआ करते थे, आज भी सांसद हैं, डीएमके के बड़े नेता हैं। टेलीकॉम स्कैम हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में, कथित टेलीकॉम स्कैम। मैं कथित इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें ए राजा बड़ी हो गए बाद में। लेकिन जिस वक्त ये स्कैम हुआ उस वक्त ये कहा गया कि ये 76,000 करोड़ का घोटाला है। 76,000 करोड़ का घोटाला है। ये मनमोहन सिंह की पहली सरकार की बात बता रहा हूँ मैं। और टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम है उसका आवंटन कर दिया गया बिना किसी टेंडर के। तो सरकारी एसेट का आप किसी को आवंटन यूं ही तो कर नहीं सकते हैं। टेंडर आपने नहीं किया, अपने लोगों को आपने दिया, नतीजतन सरकार के खजाने को 76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपकी जेब भरी, क्योंकि आपने जिनको दिया उनसे आपने पैसे लिए। अब ये आरोप लगे उनके ऊपर। वो आरोप लगने के बाद उनकी कुर्सी गई, उसके बाद वो जेल गए। वो जेल में रहे, जेल से कई साल केस चले और फिर जेल से वो रिहा ही नहीं हुए बल्कि बरी भी हो गए। और आज वो जब आते हैं तो वो ये बात कहते हैं संसद में, अभी भी सांसद हैं, वो कहते हैं, उन्होंने फिर किताब भी लिखी इसके ऊपर। और ये तथ्य मिला ही नहीं कि बहुत से लोग आ गए थे मांगने के लिए। टेंडर कब आप निकालते हैं? जब बहुत से लोग आ जाते हैं, किसको दूं किसको न दूं, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हमें प्रपोजल दे रहा है हम उसको देंगे। कोई आ ही नहीं रहा था स्पेक्ट्रम लेने के लिए, कोई आ ही नहीं रहा था उस वक्त स्पेक्ट्रम लेने के लिए। तो जो लोग आए उनको दिया गया। कहीं स्पेक्ट्रम का टेंडर करने का कोई इशू नहीं था और इसी कारण से उनको जुडिशरी ने पाया कि ये अपराध मुक्त हैं, दोष मुक्त हैं। लेकिन उनका सारा करियर जो है वो ख़त्म हो गया। वो एक बड़ा दाग लेकर के अभी चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं दोष मुक्त था, लेकिन मेरे वो साल जो मैंने जेल में बिताए उसका क्या। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और लोग बाग गलत तरीके से आरोपी बना दिए जाते हैं और फिर दोष मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे दल की सरकार है जिसके मुखिया के ऊपर ही ये आरोप लगा दिया किसी तरह का, जिसमें वो 5 साल से ज़्यादा सज़ा पा सकता है, तो फिर क्या होगा? वो मुखिया अंदर चला जाएगा जैसे दिल्ली में हुआ, और फिर उसकी पार्टी जो है वो ढह जाएगी और वो चुनाव हार जाएगी। वही हुआ। तो एक तो आप ऐसे हराते हैं और एक क्या इस तरह से हराते हैं, क्योंकि बहुत से राज्य हैं जैसा कि मैं कह रहा था जहां पर विपक्षी दल बहुत मजबूत हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, अखिलेश यादव किसी भी दिन सरकार बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की हैसियत रखते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। तेजस्वी यादव बहुत मजबूत नेता हैं बिहार में, किसी भी दिन सरकार बनाने की हैसियत रखते हैं। ममता बनर्जी बहुत मजबूत नेता है, सरकार लगातार वो बना रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हैं। स्टालिन डीएमके के बहुत मजबूत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी जो एआईएडीएमके है उसको हरा देते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ऐसे लोग, क्या इनको कमज़ोर करने के लिए लाया गया है? क्योंकि आप कोई भी मामला इनके खिलाफ है, उस मामले को अगर बढ़ा दिया जाए और उसमें सज़ा इनकी हो जाए और मैनेज कर दिया जाए सज़ा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, खुल के बोल नहीं सकता, तो फिर तो सरकारें गिर जाएंगी। बिल्कुल। स्टालिन के पीछे कौन है? उदयनिधि हैं, लेकिन वो उतने अभी सक्षम नहीं हैं। या तेजस्वी के बाद कौन है जो कि उस तरह से संभाल सकते हैं जैसे अखिलेश संभालते हैं? वैसा कौन है संभालने वाला जैसे ममता? पर सरकार तो कह रही है कि उनका बिल लाने का मकसद है कि वो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सके, भ्रष्टाचार को हटा सके। तो क्या जो वो कह रही है वो वही बात, वो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू पे अगर बात करें तो क्या जो कह रही है वही बात है या कुछ और अंदरूनी बात? अब देखिए, अभी फिलहाल तो फेस वैल्यू पर जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं, विवेचना लेकिन होगी। कुछ त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जैसे हमारी जो है संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट
हमारे सर्वोपरि है। और राष्ट्रपति महोदय काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नियम है, आर्टिकल 74 कहता है कि भारतीय संविधान ये तय करता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम है, लेकिन वो प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन एडवाइस पर ही काम करते हैं। हकीकत आप जानती हैं कि असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब आप फर्ज करें कि प्रधानमंत्री दोषी हो जाते हैं, उनको 5, ऐसा होगा नहीं, हमारे देश में ऐसा कोई इतिहास न हुआ है न होगा, पर फर्ज करें आप, तो प्रेसिडेंट उनको कहेंगे कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, उनके पास तो पावर ही नहीं है। वो पावर तो है, लेकिन आपने ऐसा एक आर्टिकल 75 क्लॉज 5 लगाया है उसमें जिसमें ऐसा हो सकेगा। तो ये तो कमाल की बात हो गई कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। आपने पूरा जो हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप था उसको ही एक तरह से चेंज कर दिया है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि इस तरह के जो मामले होते हैं जो कोर्ट में जाकर के ये चैलेंज हो जाते हैं। आप एक और उदाहरण देता हूँ, गवर्नर हैं, अगर चीफ मिनिस्टर दोषी पाए जाते हैं, जो कि अमूमन हो ही रहा है, दोषी पाए जाते हैं लोग, तो गवर्नर साहब कोर्ट के पहले एक्शन में आ जाएंगे। 30 दिन जैसे पूरा होगा वो सरकारी बर्खास्त कर देंगे, है ना। बिल्कुल। अब गवर्नर तो होते हैं केंद्र के द्वारा नियुक्त, उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, पर उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये तो बड़ा आरोप है ही कि गवर्नर जो है केंद्र के इशारे पे काम करते हैं। तो 30 दिन के बाद 31वें दिन पता चला उस सरकार को उन्होंने डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये कानून आ गया है। तो जो आप कह रही हैं कि जैसा ये सुचिता की बात हो रही है, ये फेस वैल्यू पर लिया जाए या अंदर खाने कुछ और है, ये कुछ और है वाली बातें भी सामने आ रही हैं। और ये सरकार की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लोगों को कन्विंस करें कि दरअसल हम जो लिख रहे हैं वही हम मीन भी कर रहे हैं। पर आज के हालात जो हमें संसद में दिखे, जिस तरह से लोग बाग चले आए और घेर लिया उन्होंने गृह मंत्री को और कागज़ फेंकने लग गए, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि इस पर कहीं कोई समझदारी या कोई एका हो पाएगा। ये अभी तो संयुक्त संसदीय समिति को बिल चला गया, जेपीसी को, जेपीसी के बाद फिर से वापस सदन में आएगा और बहुत हंगामा इसको पास कराने वक्त होगा। भले ही बहुमत में सरकार है, लेकिन पता नहीं किस तरह से पास होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध आज देखा गया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे वक्त में ये जो बिल लाने की कोशिश कर रही है सरकार, हम बात करेंगे कुछ अहम चेहरों की, और हम सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाले नेता इस बार सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है सत्ता पक्ष के लिए। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव जीत भी जाते हैं चुनाव किसी भी तरीके से, जिस तरीके की चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, और वो अगर वो जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद अगर ये बिल आ जाती है और कहीं ना कहीं किसी चीज में अगर उन्हें दोषी मान लिया जाता है, जैसे कि पहले भी उनका बैकग्राउंड रहा है, बहुत से मामले हैं उन पर, और तब अगर ये बिल पास हो जाता है और ये, हाँ, तो फिर उनकी कुर्सी जाएगी। बिल्कुल, सवाल यही है कि तो उनकी कुर्सी का क्या होगा? फिर जाएगी उनकी कुर्सी। और अगर ये बिल पास हो जाता है, मान लीजिए लैंड फॉर जॉब उनके खिलाफ मामला है। हाँ, बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही थी। तो लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है और वो बड़े एडवांस स्टेज में है वो मामला। कल को वो जीत जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर वो रह पाएंगे क्या? अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये प्रश्न लग जाएगा, क्योंकि अगर उनके ऊपर कन्विक्शन हो जाता है तो वो कन्वेंशन उनको प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा, मुख्यमंत्री के पद से हटा देगा ये उनका ये कन्विक्शन। हालांकि कन्विक्शन तो देखिए उनको विधायकी से भी हटा देगा, लेकिन ये बात जब कहते हैं विपक्ष वाले कि दरअसल ये हमारे खिलाफ और हमें गिराने के लिए लाया गया है कानून, तो दरअसल ये सब बातें जो है काउंट करती हैं कि बहुत से मजबूत नेता हैं, उनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं, तो उन केसेस में अगर वो फंस जाते हैं, जैसा आप तेजस्वी के बारे में कह रही हैं, कल को कन्विक्ट हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि उनकी कुर्सियां जाएंगी, वो नहीं बचेंगे। और मैं देख रहा हूं कि आरजेडी में अभी तो इस वक्त उनके कद का नेता कोई है नहीं, लालू यादव हैं, लेकिन आप जानती हैं उनकी अवस्था हो गई, तो उसके बाद तेजस्वी ही हैं। और तेजस्वी के चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी, कोई भी कह सकता है कि वो फील कर रही है, वो एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उनके वोट परसेंटेज अच्छे आते हैं, तो जाहिर है उनके अंदर ये भावना आ सकती है कि हमें ऐसे नहीं तो ऐसे हराने का कार्यक्रम बना लिया गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए,
डेमोक्रेसी में क्या होता है मुस्कान, के जो फेथ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। वो फेथ, वो विश्वास, वो हौसला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या होगा कि इस कानून को हम देखते हैं तो कानून में हमें ऊपर से कुछ और दिखता है, पीछे से लगता है कुछ और आने जा रहा है, और तमाम विपक्ष इसी बात को लेकर के आंदोलित है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये आप और हम दोनों मानेंगे और तमाम लोग मानेंगे कि जो आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री के पद पर है, तो और वो अगर कन्विक्ट हो रहा है तो उसे तो पद छोड़ना ही चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा, एक तरफ अमित शाह ने ऐसे 3 बिल पास किए हैं और पहले ही बिल में इतने ज्यादा बवाल हुए हैं, जिसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से ये दूसरा चेहरा राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो दूसरे तरीके से गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त पर जब बिहार में चुनाव है और ऐसे वक्त पर बिल पास करना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है और बहुत सारे बवाल होने वाले हैं। फिलहाल आपको इन सब पर क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इनसाइड स्टोरी में इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।